दोस्तों, और आज हम दिल्ली सल्तनत काल है वो करेंगे कंप्लीट। और जितनी हमने लंबे टाइम हो गया दिल्ली सल्तनत लिए हुए क्लास लगातार ये चल रही हैं। और आज इतनी उम्मीद है कि हो सकता है ये सारी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद हम बात शुरू करेंगे, जो मतलब मुगल वंश शुरू करेंगे, जो अलग ही एक नजरिया रखता है अपने आप में। फिर हमारे राजा महत्वपूर्ण राजा भी आएंगे, उसके अंदर शामिल होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, वो केवल दिल्ली सल्तनत है इनका। हम देखेंगे किस प्रकार सल्तनत काल था इनके, जितने भी हमने इतने पिछले समय में जो क्लासें ली थी, है ना, उनकी से सारा निचोड़ यहाँ पर निकलेगा। और बताएंगे कि यहाँ किस प्रकार सल्तनत काल थी, है ना। दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, जिसे हम सल्तनत कालीन प्रशासन कह सकते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन, अब इसमें क्या होता है देखते हैं। अब इसका मंदिर देखेंगे हम कि सुल्तान का शासन काल में, कि सुल्तान का पावर कितनी थी, क्या सुल्तान किस प्रकार सुल्तान की नियुक्ति होती थी, और फिर उसके क्या विशेष अधिकार थे कि भाई हाँ ये विशेष अधिकार था, ये कर सकता था वो, मतलब कि कौन से नियम बना सकता, कानून बना सकता था, उनके पास कितनी शक्ति थी, है ना, कितनी पावर थी, और वो और भी अलग क्या काम कर सकता था। और फिर सुल्तान के बाद में उसके देखें हम राजस्व सिद्धांत देखेंगे। और फिर राजस्व सिद्धांत के बाद में आएगा कि, है ना, राजस्व राजस्व सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे हम सैन्य प्रशासन देखेंगे। और फिर जो कर वगैरह टैक्स वगैरह लेते हैं वो किस प्रकार लेते थे उसके बारे में देखेंगे। सारी की सारी हम जानकारी हम लगातार क्लासों के अंदर देखेंगे। और लगभग 45-50 मिनट के आसपास क्लास बनेगी। और इसके अंदर क्या आपको लगातार जल्दी से जल्दी मतलब कि याद करना है। और कॉपी पेन भी रात साथ में ले लेना है, क्योंकि लिख लेना ज़्यादातर कुछ हो सकता है कि आपकी याद नहीं हो, है ना। चलने के लिए क्या वहाँ सूख गई, इसका मुंह क्या खुला था इसलिए। चल भाई चल, ऐसा कैसा क्यों कर रहा है। चल भाई चल, ऐसा नहीं चलेगा। ऊपर वाला काम करते हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत, इनकी सल्तनकालीन प्रशासन। अब देखें, अब चलेगा, क्योंकि ये सूख गया था, इसका शाम को खुला भी छोड़ के था, इसलिए ये सूख गया, है ना। ज़्यादा इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं। सल्तनत प्रशासन, सल्तनत प्रशासन, या काली भी लिख सकते हैं, ठीक रहेगा। सल्तनत कालीन प्रशासन, है ना। असल इसमें क्या थे देखिए, जब मोहम्मद गोरी चला गया था उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आने लगा, है ना। वो एक उसका एजेंट के रूप में रहने लगा, यहाँ पर शासन करने लगा। तो फिर उसके समय क्या है कि एक विशेष परिवर्तन भी आया था, क्योंकि उससे पहले राजाओं का राज था, हमारे मारवाड़ के राजा थे, मतलब कि देसी राजा, मेवाड़ के राजा थे, अजमेर के राजा थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान, उनके जो दिल्ली प्रशासन था वो इस प्रकार शासन कर रहे थे। मतलब कि जब वो शासन कर रहे थे, लगभग तो हमारा जो शासन काल था वो खत्म हो गया था हिंदू मतलब जो मतलब कि राजपूतों का जो शासन काल था। क्योंकि जब एक हिंदू राजा था उसका शासन काल खत्म है, क्योंकि मुगल आ गए, सॉरी ये दिल्ली आ सल्तनत आ गए थे, है ना, ये तुर्की आ गए थे, तुर्की आने के बाद उनका शासन काल खत्म हो गया था। और हम इसलिए उनका शासन काल खत्म होने के कारण ही तुर्की का जो विशेष अधिकार है ना, सुल्तान है, इनमें कुछ परिवर्तन आया था। पहला राजा का एक अलग सिस्टम था और सुल्तान नहीं बने थे ना, इसका कुछ अलग सिस्टम था। तो सुल्तान का जो विशेष अधिकार थे, सुल्तान कहते किसे थे वो बात देखेंगे पहले। सबसे पहले सुल्तान,
सुल्तान, है ना। सुल्तान इसे कहते, मतलब कि उसे कहते थे जो राज्य था उस राज्य का प्रधान होता था, मेन वही होता था, जो न्यायालय बोल दीजिए, न्यायाधीश बोल दीजिए, और जब प्रधानमंत्री बोल दीजिए, राष्ट्रपति बोल दीजिए, जो भी बोलते थे अब जो आज की भाषा में, वो पहला वही था, सुल्तान ही था, है ना। अब सुल्तान की नियुक्ति कैसे होती थी? सुल्तान की नियुक्ति तो वो एक, मतलब कि राजा के रूप में होती थी। जो पहला राजा था वो एक एजेंट के रूप में इनको नियुक्त करता था कि भैया आने वाले टाइम में तू सुल्तान रहेगा। भाई जो पहले राजा था वही कराता था ना। अब मोहम्मद गोरी यहाँ पर शासन करने आया था, और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया, फिर इल्तुतमिश ने रज्जे को घोषित कर दिया था, लेकिन आराम से बैठा था, लेकिन फिर रज्जे बैठ गई थी। इसके बाद नासिरुद्दीन बलबन है, ये सारा काम होता है ना, ये बैठने लगे। तो एक मतलब कि एजेंट के रूप में लगातार बैठने लगे थे, है ना। एक के बाद में एक के बाद में एक, इस प्रकार सुल्तान की स्थिति। लेकिन सुल्तान की स्थिति उस टाइम एक वंशानुगत नहीं थी, है ना। हम देखते सुल्तान की स्थिति थी तो वंशानुगत नहीं थी, क्योंकि उसके बाद के अंदर जो वंशानुगत होने लगी धीरे धीरे, पहले नहीं थी। तो सुल्तान की स्थिति वंशानुगत नहीं थी, उसके बाद कुछ समय बाद में सुल्तान की स्थिति वंशानुगत हो गई थी। और भी कुछ विशेष मतलब कि थी सुल्तान का सत्ता, जो मतलब कि खलीफा से मान्यता लेता था, वो सुल्तान एकदम कहलाता था, और सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, है ना, वो सारे थे। और फिर इनका विशेष अधिकार देखेंगे, है ना, विशेष अधिकार दूसरे नंबर पर, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार थे। अब इसमें विशेष अधिकारों की बात की जाए तो इसका विशेष अधिकार था, वो एक मेन आदमी, वही तो न्याय करने वाला, ये विशेष अधिकार था। इन्हें मुख्य न्यायाधीश तो एक बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं आज के टाइम में। तो उसमें जो भी था, जो वहाँ पर पहला काजी था ना, काजी का जो हेड था वही था दीवान ए कजा, है ना। दीवान ए कजा का प्रधान था काजी। काजी का जो उपरा, काजी एक हाई कोर्ट के रूप में था, और ये सुप्रीम कोर्ट के रूप में था। और काजी का जो काम करता था वो परिवार समता के लिए काम करता था। और ये जो काम करता था एक मतलब कि फौजदारी मामले, दीवानी मामले, है ना, इस प्रकार के काम, जो मामला का जो निर्णय करता था वो राजा करता था। विशेष अधिकार के अंदर जो निर्णय लेने का काम था राजा का। और फिर साहब सोने चांदी किस प्रकार के सिक्के चलाना, वो राजा का एक विशेष अधिकार था, वो सिक्के चला सकता था। और अपना खुतबा, यानी कि खुद का खुतबा पढ़ाना, वो राजा ये काम कर सकता था, वो खुद का खुतबा अपना पढ़ा सकता था। एंड काफ़ी ऐसे राजा देखे हमने खुतबा पढ़ाए थे, है ना। और फिर विशेष अधिकार में उसने मतलब कि राज चिन्ह जैसे पद धारण, मतलब कि राज चिन्ह धारण किए थे, है ना। और मतलब कि ऐसे काफ़ी थे जिन्होंने मतलब कि वो अपने धारण किए थे राज चिन्ह जैसे, है ना। और इसके बाद में जो पताका होते हैं, राज चिन्ह, पताका एक ऐसे होता है जो मतलब कि धारण किया जाता है, वो ऐसे इस प्रकार विशेष अधिकार थे, है ना। वो ये राजा काम कर सकता है, ऐसे कोई इन नहीं है एक जनता उनका विरोध करे, ये ऐसा नहीं था, जनता विरोध नहीं करती थी, ये राजा का विशेष अधिकार था, यानी कि सुल्तान का विशेष अधिकार था। और इसके बाद में आता है राजस्व सिद्धांत। क्या आता है? राजस्व सिद्धांत। लेकिन विशेष अधिकार में एक बात ध्यान रखनी है, जो खिजर खान था, है ना, खिजर खान, वो खिजर खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? रैयत आला की उपाधि खिजर खान ने, खिजर खान ने रैयत ए आला की उपाधि, साहब ये खिजर खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की। वो ये है ना, इसको अलग रखना है, आला। और इसका जो पुत्र था मुबारक शाह, उसने इसके विपरीत दूसरी उपाधि धारण की थी, सही मतलब कि सही सुल्तान, मुबारक शाह ने, मुबारक शाह ने सही सुल्तान। इसने कहा नहीं, पापा जो काम करे वो गलत है ना। पापा ने जो उपाधि धारण की है वो सही नहीं की है, मैं कर रहा वो सही हूँ। मैं कौन सी कर रहा हूँ? सही सुल्तान की उपाधि। जो पिता का काम ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, इसके विरोध में काम नहीं किया था, सही सुल्तान, है ना, उपाधि धारण की थी मुबारक शाह ने। फिर विशेष अधिकार, जो आज की जो मंत्री परिषद होती है ना, आज की जो मंत्री परिषद होती है उसे पहले कहते थे खजलत, है ना, सॉरी मजलिस ए खलवत। क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत। ये क्या होता है? अब इसमें जो आज जो मंत्री परिषद होती है वो क्या काम करती है? कसाब वो राज्य के अंदर जो मतलब कि राज्यपाल होता है ना। और जैसे ये मंत्री परिषद केंद्र स्टेट में देखा जाए, ये राज्य लेवल में, केंद्र स्टेट में देखा जाए तो मंत्री परिषद जो मतलब कि
उपराष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति का सहयोग करती है, राष्ट्रपति को जो भी काम करता है उसको सपोर्ट करती है ना, वो उससे ही मंत्रिपरिषद को, जिसका प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है जिसका प्रधान मंत्रिपरिषद का, उसे ही मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। फिर इसका विशेष अधिकार माना आता राजस्व सिद्धांत। ये 3 बातें छूट गई थी, इसलिए हम बाद में बता दिए है ना। राजस्व सिद्धांत, राजस्व सिद्धांत, सिद्धांत। अब ये क्या था? देखिए भाई, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया और इल्तुतमिश था, उसके शासनकाल में क्या राजस्व सिद्धांत के अंदर कुछ परिवर्तन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक ऐसा शासक था, एक शांतिपूर्ण शासक था, यानी इतना एक क्रूर शासक नहीं था। इल्तुतमिश था तो ये भी ठीक था, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन था। वो मतलब कि राजस्व सिद्धांत के बारे में उसने कुछ अलग नियम वगैरह बनाए थे, लेकिन इनसे भी हटकर रजियत थी, उसने भी एक अलग और प्रकार के बनाए थे राज्य सिद्धांत के अंदर। मतलब कि रजिया के टाइम क्या हुआ था, सामंतों का प्रभुत्व बढ़ गया था, तो सामंतों का प्रभुत्व बढ़ा था, राजस्व सिद्धांत में कुछ परिवर्तन आया ना। फिर इसके बाद में बलबन बना था, नासिरुद्दीन बना था, और नासिरुद्दीन बनने के बाद में और कुछ परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक सामंतों का प्रभाव बढ़ गया था। सामंत कौन था? बलबन था, बलबन था ना। और मतलब कि बलबन का काम क्या था? मतलब कि बलबन का काम था जो सुल्तान बताता है, नहीं हाँ, सुल्तान बताता है वो काम उसके अंतिम में वो काम करता है, लेकिन बलबन ने जो चाहा वो काम कर देता था, सुल्तान को पूछता नहीं था, इसलिए सामंतों का प्रभाव बढ़ा। और जब सुल्तान बना था बलबन, और जब सुल्तान बलबन बना था तो उसने एक अपना केंद्र का स्टेट, यानी जो खुद ने तय किया वो कर दिया। उसने अलग अलग नियम बनाए थे, है ना, बहुत सारे नियम बने थे, जिसके आधार में उसने नियमों के आधार में काम किया। कहा मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर ने मेरे को भेजा है, अब मैंने जो कह दिया वो मतलब कि फाइनल है, मेरे अलावा यहाँ पर कोई अलग से नियम कानून वगैरह नहीं बना सकता, है ना, मैंने कह दिया वो फाइनल है अब, है ना, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। और इसने बताया था एक नियाबते मतलब कि खिलाई, है ना, नियाबते खलाई, नियाबते खलाई। अब नियाबत खलई क्या होता है ना? नियाबत खलई एक ऐसा सिस्टम था, खुदई, सॉरी, नियाबत खुदई, खुदई, है ना। अब इसमें क्या था? अब ये कहा था ईश्वर का जो प्रतिनिधि, है ना, ईश्वर का जो भगवान होता है ना, उसका जो प्रतिनिधि है ना, वो मैं ही हूं। क्या हूं? मैं ही हूं। और एक इसने एक और कहा था, ये लगा दी जिले इलाई। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, नियाबत खुदई किसने कहा था, जिले इलाई किसने कहा था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी दे देंगे, बलबन दे देंगे, नासिरुद्दीन दे देंगे, रजिया दे देंगे, इल्तुतमिश दे देंगे, कोई भी दे देगा, लेकिन याद होना चाहिए वो बातें हैं। अब आप सोचते हैं कि यहाँ में कौन सा आएगा, कैसे पता, जो इसमें आएगा वही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, आगे बाकी फालतू की चीज़ें बताते नहीं है ना। जिले इलाई, जिले इलाई क्या होता है? अब इसने कहा भाई एक तो नियाबत खुद ही होता है। अब वो क्या काम करता है? नियाबत खुद ही का मतलब ये है कि जो राजा का प्रतिनिधि, यानी जो, सॉरी, भगवान का प्रतिनिधि जो ईश्वर होता है, जो मालिक होता है, मालिक एक एजेंट के रूप में मेरे को भेजा है। किसको? मेरे को नहीं, सुन कि इसको, बलबन को मैं तो यही हूँ, मेरे को भेजा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को नहीं भेजा, यहाँ पर बलबन को भेजा है, ऐसे मुझे नियबत खुद ही। इसका मतलब ये होता है नियबत खुद ही का। बलबन ने कहा जो हूँ मैं ही हूँ प्रतिनिधि। और जिले इलई जो ईश्वर का छाया होता है, क्या? ईश्वर का छाया, ईश्वर का छाया, छाया, जो ईश्वर होता है ना उसका छाया से, तो छाया होता है वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मेरे सामने सबसे सब हैं छोटे हैं, बड़े कोई नहीं है। अरे भाई साहब जी, तेरे सामने सब छोटे हैं, तो तू जब सुल्तान था उस टाइम में तू कौन सा कहाँ पर था? तेरे को भी छोटा रहना चाहिए था ना वो कुछ पूछेंगे, लेकिन उसने अलग नियम चले थे, लोहे और रक्त की नीति, जिसके माध्यम से जिसके सामने किसी बोलने की हिम्मत नहीं थी, वैसा था बलबन। इसने जो नियम बना दिया वो नियम बना दिए, एक बार बोल दिया, एक बार बोल दिया। इसके सामने यहाँ तक था कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पर इसको सामने आकर नहीं देखता था, इसने बोला था यदि मेरे को गरीब आदमी मेरे को दिखता है, वो दुखी होता है, तो मेरी आग जलने लगती है, उसको मारने के लिए हाथ या डैडी तलवार पर चले जाते हैं उसको मारने के लिए। ऐसा था बलबन, है ना। आप सोच सकते हैं बलबन कितना मतलब कि एक उसके अंदर उसकी विशेषताएं थे। जिले ईश्वर का अच्छा है, इस प्रकार इसके टाइम में राजस्व सिद्धांत इस प्रकार का था।
अब एक काम करना, आप गांव में जाते हैं ना, अब आपको लगता है कि नहीं मेरे को भी सरपंच का वोट जीतना है ना, चुनाव जीतना है, सरपंच बनना, तो एक काम करना कि आप गांव के अंदर जाना और ऐसे बोलना कि सुल्तान का प्रतिनिधि है ना, कि तो ईश्वर का प्रतिनिधि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, भगवान ने मेरे को मिला है, मतलब कि सॉरी, मतलब कि जो गांव का जो सॉरी जो ईश्वर का जो प्रतिनिधि वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, ईश्वर ने मेरे को यहाँ पर भेजा है, जो भगवान आता है उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है कि तू यहाँ पर जा और जनता का कल्याण कर, तेरे गांव के अंदर सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कें बना, और गांव के अंदर जो कहीं पर बाथरूम वगैरह नहीं वहाँ पर बना, मतलब वो बना, और कहीं हर घर में के अंदर शमशान घाट नहीं है वो बना, नहीं शमशान घाट तो है ऐसे नहीं, ऐसा शमशान घाट तो एक होता है एक समाज का, है ना, लेकिन ऐसा काम थे कि भाई ऐसा अलग अलग काम पर, तो आपको जब ऐसे बोलेंगे ना आप मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, तो 100% आपको मतलब लोग वोट देंगे, वहाँ की जो जनता होती है, गांव के लोग होते हैं, आपको चाहेंगे कि वाह यार ये तो भगवान है, चलो हमको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी भगवान का दर्शन करने के लिए, हम तो डायरेक्ट जिसके इसके दर्शन करेंगे, रोजाना उठते यहाँ पर जाएंगे, लेकिन जब कभी साइन की आवश्यकता हो तो सरपंच ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं चला जाए, ये नहीं होना चाहिए, है ना, वो काम तो आप मतलब चुनाव जीत सकते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में बनना है ना, तब बलबन बना था ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में, जब ये भी जीत गया था ना, संभव है, अभी जीत सकते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके बाद में क्या था, जब अलाउद्दीन आया इसके बाद में, जो मेन शासक बात आते हैं, नॉर्मल शासक नहीं, अलाउद्दीन मेन शासक। अब इसमें अलाउद्दीन ने क्या किया था, अलाउद्दीन इससे भी एक खतरनाक के रूप में उभरा था, लेकिन उसने थोड़ी नीति थोड़ी ठीक थी अलाउद्दीन की, लेकिन जो एक सामंतों का जो सिद्धांत था, राजस्व सिद्धांत है, जिसमें सामंतों और राज्य के बीच में संबंध होते हैं ना, उस जो सामंतों की बात की जाए तो एक सामंतों का पूरा जो खलास करने वाला था वो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने लगभग सारा जो फाइनल साफ कर दिया था, एकता व्यवस्था जो भी इल्तुतमिश ने चलाई थी उसकी सारी वो साफ कर दी थी अलाउद्दीन ने, कहना ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको नकद रोकड़ पैसे देना चाहिए, क्योंकि नकद देंगे ना तो वो अच्छी तरह से काम करेंगे, ऐसे इस प्रकार ये गलत काम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे, इस प्रकार उन्होंने ये काम अच्छा करने के लिए उनको नकद रोकड़ पैसे देने शुरू किए थे अलाउद्दीन के बाद में, है ना। और अलाउद्दीन के बाद में और भी शासक हुए थे, और फिर उस तुगलक की हुए थे, है ना, तुगलक ने भी अच्छा काम किया था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, और फिर शहीद वंश वाला वे थे, लेकिन शहीद वंश में क्या होने लगा, फिरोज तुगलक के टाइम में एक अलग सिस्टम हुआ था, फिरोज तुगलक के टाइम राजस्व सिद्धांत में, उसके अंदर सामंतों का प्रभुत्व बढ़ गया था, किसके राजस्व सिद्धांत के अंदर सामंतों का प्रभुत्व बढ़ गया था फिरोज तुगलक के टाइम में, और शहीद वंश के समय तो ठीक ठाक था, और जब जब लोधी वंश आया था उसके अंदर तो अधिक से अधिक बढ़ गया था सामंतों का प्रभुत्व है, जब इब्राहिम तो सॉरी बहलो लोधी था, उसने तो यहाँ तक जो सामंतों को अपने साथ में रखता था, जहाँ पर खुद बैठता था वहाँ पर सामंतों के बाद इतनी इतनी बड़ी कुर्सियाँ रखता था, जितनी खुद बैठता था उस कुर्सी पर सामंतों का बैठा था। फिर सामंतों का प्रभुत्व बढ़ेगा, सामंतों का प्रभुत्व बढ़ेगा तो राजस्व सिद्धांत में कुछ परिवर्तन आएंगे ना, आएंगे ना, ये बात ही राजस्व सिद्धांत में किस प्रकार राजस्व सिद्धांत थे, तो अलाउद्दीन के समय राजस्व सिद्धांत इस प्रकार था, बलबन के समय राजस्व सिद्धांत इस प्रकार था, और इब्राहिम लोदी के समय मतलब कि जो बहलो लोदी था उसका नाम राजस्व सिद्धांत इस प्रकार था, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, आगे देखते हैं। सुल्तान व खलीफा के मध्य संबंध, है ना, नहीं दिख रहा है ना, खलीफा, अब ये कहता सुल्तान था ना उसके मध्य और खलीफा के मध्य संबंध किस प्रकार के थे, कोई भी सुल्तान तो बन गया लेकिन वो एक अपने आप को किस प्रकार समझता था, खलीफा कैसे क्या अनुमति लेता था। अब खलीफा क्या था, खलीफा एक ईरान के अंदर वो थे, मतलब कि संत वगैरह थे, सॉरी मतलब कि इनके जो मुस्लिम होते हैं ना तुर्क, इनके लिए तो मतलब मेन गुरु होता है ना, जो मतलब कि एक मालिक होता है,
जो उनका जो प्रधान वही था, खलीफा था। और खलीफा से क्या मान्यता लेते थे। मान्यता मतलब यहाँ पर किसी अपने दूध को बेचते थे, है ना, दूध को बेचते थे सुल्तान खलीफा के पास। कैसे खलीफा जी, हम आपका प्रधान बन रहे हैं, वहाँ का राजा बन रहे हैं, वहाँ का सुल्तान बन रहे हैं, और कृपया करके हमको अनुमति दीजिए। और सुल्तान वहाँ पर आशीर्वाद देता था कि जाओ आप अच्छी तरीके से काम करना, और हमारा मुस्लिम जो जनता है उनका ध्यान रखना, न्याय करना, उनके साथ अच्छा काम करना। वो अपने इस प्रकार व्यवहार प्रकट करता था खलीफा। और जब यहाँ से वापस दूत आता था, और जो भी था सुल्तान था, उनको ये बोल देता कि ये आपका सर्टिफिकेट है, और इसके माध्यम से आप सुल्तान बन गए, यानी कि आपका खलीफा की आपने मान्यता प्राप्त की है। यानी खलीफा ने आपको निर्देश दिया है, खलीफा की जो आपकी जो बात थी वो खलीफा ने मान ली है। इस प्रकार ये था, है ना। किसी मतलब काफ़ी थी ऐसे जिन्होंने खलीफा का जो मान्यता प्राप्त की थी। और सबसे पहले मान्यता प्राप्त की थी वो था इल्तुतमिश, है ना। कौन था? इल्तुतमिश था सबसे पहले। और इल्तुतमिश ने 1229 के अंदर खलीफा अपने जो जो वो क्या है मतलब मान्यता प्राप्त की थी, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1339 के अंदर, है ना, 1339 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने, सॉरी 47 के अंदर उस मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो मान्यता है वो प्रदान मतलब कि खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी। लेकिन इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद में जो भी शासक थे उन्होंने कहा नहीं, कहाँ आवश्यकता है, ज़रूरत भी नहीं है। जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपने आप को खलीफा घोषित किया है जी, हम भी है, कौन सा खलीफा है, कुछ नहीं है। इस प्रकार के राजा थे, मतलब कि सुल्तान थे, उन्होंने खलीफा की मान्यता प्राप्त नहीं की थी। और ये तो इस प्रकार संबंध थे। खलीफा का मतलब ये उनके केवल अनुमति लेनी पड़ती थी, ऐसा उसका विशेष प्रभाव नहीं था। जाके पूछना पड़ता था, हाँ हमको वहाँ का राजा बन रहे, सुल्तान बन रहे, हमको अनुमति दीजिए, और वो क्या अनुमति दे देते थे, इतना काम उनका था। तो सुल्तान व खलीफा के मध्य संबंध इस प्रकार के थे। 1229 के अंदर इल्तुतमिश ने सुल्तान की जो खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी, और 1347 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी। और छोटे मोटे राजा थे जिन्होंने मान्यता प्राप्त की थी, और कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्होंने मान्यता प्राप्त नहीं की थी। आई बात समझ में? और इसके बाद में आता सुल्तान और उलेमा के मध्य संबंध, वो देखते हैं। सुल्तान व उलेमा के मध्य संबंध, ये क्या था? उलेमा का मतलब ये होता है को जो धर्म से संबंधी मानने वाले। तो मुस्लिम धर्म था, तो उनका जो तुर्की जो धर्म था ना, उसको एक विशेष प्रभुत्व देने वाले। अब सुल्तान का काम क्या था? सुल्तान तो अब न्याय वगैरह करते थे, शासन संभालते थे, युद्ध के अंदर शामिल होते थे। और वो कुलीन क्या करते, ये धर्म से संबंधित थे। ये राजा को समय समय पर निर्देश देते थे कि राजा साहब, आप हमारा धर्म के बारे में, हमारा जो धर्म है उसके बारे में आप ये काम कीजिए, आज ये काम कीजिए, और इस प्रकार कानूनी व्यवस्था बनाइए, और इस प्रकार धर्म के अंदर मतलब कि इस प्रकार एक नया टैक्स जोड़िए, और इस प्रकार एक नए कर की व्यवस्था कीजिए। ये सारा काम उलेमा है सुल्तान को बोलते थे, और सुल्तान इनके अधीन मतलब कि इनका जो मान्यता मानकर, इनकी जो बातें मानकर वो कानून लागू करता था सुल्तान। और इस प्रकार सुल्तान है उलेमा के मध्य संबंध था, है ना। उलेमा का मतलब होता है धर्मशास्त्र को मानने वाले, और जो दो धर्मार्थी लोग होते हैं, है ना, तुर्कों के संबंध वो थे। सुल्तान है उलेमा के मध्य संबंध, इस प्रकार का संबंध था। जो उलेमा था वो कहते थे धर्म को संबंधित बात मतलब कि कोई कानून वगैरह बनाने का, कर का अधिक बढ़ाने का, कहीं पर मस्जिद वगैरह बनाना, कहीं पर, है ना, अलग अलग जो कलम मतलब कि जो विशेष तौर पर जो सिक्का वगैरह जो भी चीज़ धर्म से संबंधित जो चलाना वगैरह, वो सारा काम उलेमा जो सुल्तान को बोलते थे, और सुल्तान ये काम करता था। ये कि सुल्तान उलेमा के मध्य संबंध। फिर आता है सुल्तान और अमीरों के मध्य संबंध। सुल्तान व अमीरों के मध्य संबंध, है ना। अब ये क्या होता है, सुल्तान और अमीर, इनके जो संबंध वगैरह थे, जो अधिक पैसे वाले लोग थे, उनके मध्य संबंध किस प्रकार का था। अब एक बात सब पता है आपको, इल्तुतमिश के समय सामंतों के बीच में संबंध ठीक ठाक थे, है ना, अमेरिका के मध्य संबंध ठीक ठाक थे। और जैसे जैसे रजिया का टाइम आया था, तो उस समय अमेरिका का जो प्रभाव है वो अधिक बढ़ गया था, है ना। इनके संबंध है अमीरों का अधिक हो गया था, सुल्तान का कम हो गया था रजिया के टाइम। फिर नसरुद्दीन के टाइम देखो वो
बलबन था वो अधिक प्रभुत्वशाली हो गया था, है ना, सामंत के रूप में, वो अमीर के रूप में अमीर ही था और क्या था। फिर उनके बीच में, दोनों के बीच संबंध ठीक ठाक चल रहे थे, जैसे कि अमीर और सुल्तान के बीच में। अमीर अपने इच्छा अनुसार कुछ भी काम कर सकता था और सुल्तान इसको मना नहीं करता था। कौन? बलबन और नासिरुद्दीन। फिर इसके बाद में आता है बलबन खुद सुल्तान बनता है ना। फिर अमीर और सुल्तान के बीच में जो संबंध थे वो दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। उनके बीच संबंध थोड़ा खराब हो जाते हैं। क्यों? बलबन ने कह दिया जो है मैं ही हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि मैं ही हूँ, है ना, इस प्रकार जो भी खुद का उसको कहते हैं। और जिले एलई जो मैं का जिले एलई होती है, जिसका जो छाया क्षेत्र वो मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो काम है सारा वो सुल्तान बलबन ने बोला था। इस प्रकार इसका मतलब ये होता है सुल्तान अमीर का मध्य संबंध में कुछ दरारें पड़ी थी, परिवर्तन आया था। फिर इसके बाद अलाउद्दीन होता है, उसने भी यही काम किया था सुल्तान के रूप में, है ना, सामंत थे, उनका प्रभुत्व कम कर दिया था बिल्कुल भी। फिर वो तुगलक आता है, उसने अमीरों का प्रभुत्व और अधिक बढ़ा दिया था। और उसके बाद में आता है मतलब कि बहलोल लोदी, उसने भी प्रभुत्व बढ़ा दिया था, अधिक बढ़ा दिया था। इब्राहिम लोदी ने इनको बिल्कुल ही नाराज कर दिया। किसको? अमीरों को। जिसका कारण ये बना कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अमीरों को बिल्कुल नाराज करना, जिन्होंने अपने युद्ध के अंदर भागीदारी नहीं बना और पैसों के रूप में काम नहीं करना, हर चीज़ के अंदर आर्थिक सहायता सब बिल्कुल भी देना बंद कर दिया था, जिसका कारण युद्ध का कारण बना था। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। सुल्तान अमीर के मेरे संबंध हो गए ना। और देखिए एक तो सुल्तान उलमा हो गया और सुल्तान अमीर हो गया। और अब एक देखते हैं केंद्रीय प्रशासन, देखते हैं वापिस ना किस प्रकार केंद्रीय प्रशासन था वो भी देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन, है ना, केंद्रीय प्रशासन में विजारत, है ना, ए विजारत ए आरिज है, ऐसा कुछ है। विजारत ए सॉरी दीवान है विजारत, हाँ दीवान है विजारत, दीवान है यहाँ पर, है ना, दीवान है ए विजारत, है ना, जिसे वित्त मंत्री कहते थे। वित्त मंत्री। और प्रधान को क्या कहेंगे? प्रधान, है ना, प्रधान को क्या कहेंगे? वजीर, है ना, प्रधान को क्या कहेंगे? वजीर। प्रधान वजीर था। कौन था प्रधान? वजीर था। अब ये था वित्त मंत्री, यानी कि जो आज को जो हम वित्तीय मंत्री बोलते हैं, है ना, जो पैसा का जो काम करता है, राजस्व से वसूली करता है, आज को जितने भी टैक्स वगैरह आता है उसका ध्यान कौन करता है? वित्त मंत्री ध्यान रखता है। और कहीं पर बजट पास करना होता है, कहीं पर बजट लेना है, और साल का जो सालाना बजट होता है वो निर्धारित करता है, वो वित्त मंत्री तय करता है कितना क्या है, किस प्रकार है, कहाँ पर मतलब कि घाटा पड़ा है, पेट्रोल का प्रभुत्व कितना बढ़ा, पेट्रोल का मतलब कि इनकम कितनी हुई है ना। और फिर इसके देखें डीजल में कितना हमको इनकम मिला है, गैस सिलेंडर में कितना कितना हमको इनकम मिला है, सारी की जो बात रखती है वो वित्त मंत्री रखता ना। उसी प्रकार पहले के टाइम में जो राजस्व संबंधी मामले थे और लेखा जोखा रखते थे और कर वगैरह वसूल करते थे, और इसका जो सारा जो ध्यान रखता था वो वित्त मंत्री रखता था। पैसा वगैरह कहाँ किसके पास था? वित्त मंत्री के पास में था। ये सारा काम था दीवान ए विजारत, वित्त मंत्री, प्रधान, नहीं कि प्रधान वजीर करता था, है ना, इसके अलावा और कोई नहीं करता। वजीर होता है ना, वही मेन काम करता था और इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता था। बस अब फिर आता दीवान ए अर्ज। कौन आता है? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज कौन आता? दीवाने ए अर्ज। दीवाने ए अर्ज क्या होता है? हाँ, दीवाने ने, दीवान नहीं, है ना, ये लिखते हैं। दीवान ए अर्ज क्या होता था? अब दीवान ए अर्ज में ये होता था कि इसका जो प्रधान था, है ना, वो आरिज ए मु मालिक, इसका जो प्रधान था। और दीवान ए अर्ज, है ना, आरिज ए मु मालिक, इसका गठन किसने किया था? है ना, गठन, या फिर इसको क्या देते हैं, प्रधान कौन था, है ना, प्रधान, मतलब कि सॉरी आरिज ए मु मालिक प्रधान हो गया ना, प्रधान। और ये क्या था? काम, है ना, क्या काम था? दीवान अर्ज, जिसे हम लिखते हैं सैन्य प्रशासन। क्या करते हैं? सैन्य प्रशासन, प्रशासन। और फिर देखते हैं गठन,
बलबन ने, बलबन ने किया था, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर देखते हैं हम सुदृढ़ रूप से लागू, इसके गठन क्या है, इसका हमने किया था सुदृढ़ रूप से लागू। अलाउद्दीन ने, कौन है, अलाउद्दीन ने, ये बात ध्यान रखनी है। सैन्य हो गया, गठन बलबन ने इसकी शुरुआत की थी, है ना, इसके बारे में जानकारी है। इसका सैन्य का गठन क्या है, इसका मतलब था सेना का नेतृत्व करते थे, सेना बनाते थे, है ना, सैन्य प्रशासन लागू करते हैं कि हाँ भी सेना इस प्रकार होनी थी, मतलब घोड़े पर दागते थे, हुलिया जो पट्टा होती है उनको लागू करते थे। अलाउद्दीन ने यहाँ तक कर दिया था घोड़ों पर दाग लगाती थी, कहीं घोड़े वाले धोखा ना कर दे। अब फिर समानता में क्या होता था, पहले एकता प्रथा थे ना, अब एकता प्रथा में क्या होता था, वो जैसे चलता वैसे युद्ध के अंदर घोड़ा लेके आ जाते थे, उनको केवल पैसे का मतलब था, सामान पैसे खूब कमाते थे, क्योंकि उनको कर वसूल करना था, और कर वसूल करने का अपना खर्चा निकाल के फिर जो बचता था वो मतलब कि सुल्तान को देना पड़ता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा पसंद करती थी, एकता मतलब एकता वाली प्रथा, यानी इस प्रकार नहीं होगा। फिर और भी काफ़ी काम किए थे, जिन्होंने हुलिया पर घोड़ों पर दाग लगा देता, ऐसे मोहर लगा दी जाती थी घोड़ा पर। और ये भी हाँ, फिर व्यक्ति होता है ना उसको हुलिया दर्ज किया जाता कि फलाना नाम है, इसका ये गांव है, वहाँ का रहने वाला था, इसके जो मुंह पर ये एक ऐसा कोई दाग है, तिल वगैरह है या फिर मसा है, यहाँ पर ऐसे कहीं पर कट लगा हुआ है या पर कहीं पर लगे भी हैं, वो सारा कुछ ना कुछ बिंदु लिख देते थे, ताकि ये पता चल जाता कि ये व्यक्ति युद्ध के अंदर आएगा, इसका चिन्ह ये है। पहले अब फोटो वगैरह थी नहीं, जैसे आपका जैसे फॉर्म भरा और फोटो लगा दी, ऐसा था नहीं, उसके अंदर कुछ न कुछ चिन्ह थे, वो लिख देते थे चिन्ह, ये भी इसके अंदर चिन्ह है। अब कभी देखते होंगे आप फॉर्म भरते उस टाइम आपको एक चिन्ह भी लगाना पड़ता है कि मुंह पर कौन सा चिन्ह है, तिल है या फिर मसा है, और कहीं पर कट लगा हुआ है, कुछ न कुछ दिखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ हमारी पहचान है। इसलिए आप एग्जाम देने जाते हैं फिर अपनी विशेषता बताते हैं। आगे देखते हैं, है ना, इस प्रकार सैन्य प्रशासन था। और इसके बाद में था वो था दीवान ए इंसा, क्या नाम था, दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा आई बात समझ में। अब इसका काम क्या था, ये था समाचार पत्र वाला, यानी कुछ जैसे कोई समाचार पत्र मतलब कि जो प्रधान होता है ना, दीवान इंसा। अब आप जैसे देखते हैं भाई कोई नियम वगैरह कानून वगैरह लागू करना है, फिर वो जो प्रधान होता है जो प्रांतीय क्षेत्र का प्रधान केंद्र से बातचीत करता है ना, भाई केंद्र से बातचीत करता है ना कि हमारे यहाँ पर समस्या है, समस्या बताता है, फिर क्या वो मतलब कि प्रांतीय प्रधान था। प्रांतीय प्रांतीय प्रधान प्रधान, है ना, जो मतलब कि समाचार पत्र संबंधी दे मतलब कोई भी नियम वगैरह जो जानकारी देता था आगे, है ना, जानकारी देने वाला। और एक और नाम दीजिए, जानकारी देने वाला, है ना, सुल्तान को जानकारी देने वाला, सुल्तान को जानकारी देने वाला, सुल्तान को जानकारी देने वाला हो गए ना, ये काम उसका था। अब इसका जो मेन जो कौन था, साबिन का जो मेन था वो था दबीर था, कौन था, दबीर, दबीर, दबीर इसका जो प्रधान था, कौन था प्रधान, दबीर था, है ना, ये बात इसकी थी। अब इसका ये काम था कि भाई कोई भी जो अपने क्षेत्र के अंदर समस्या थी उनको राज्य तक पहुंचाना, साहब हमारे मतलब कि राज्य में समस्या है, प्रांत के अंदर अभी कहीं युद्ध होने वाला है, तो वो जाके ये जानकारी देता, दीवान इंसा, है ना, दबीर, दबीर जाके वहाँ पर जानकारी देता था। और फिर आता दीवान ए रिसालत, क्या था, दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत है। अब लेकिन इसको क्या है, दीवान ए रिसालत को ये धर्म से संबंधित मानते हैं, कुछ कहते हैं ये धर्म से संबंधित था, और धर्म का मामला था, जो धर्म को प्रचार करने वाला था,
धर्म का प्रभुत्व बढ़ाने वाला था और धर्म के संबंधित कानून बनाने वाला था। राजा से बातचीत करता, कानून बना देते। और फिर कोई कहता है विदेश मंत्री था, और विदेशों के अन्य राज्यों से बातचीत करता था कि हाँ हमारे साथ युद्ध की स्थिति कैसी प्रकार होती हैं और संबंध किस प्रकार होते हैं, कुछ इस प्रकार मानता है। लेकिन कुछ इतिहासकार में मत भी है दीवाने रियासत के संबंधित। लेकिन आपको ध्यान रखता है कहीं पर से मतलब कि धर्म से संबंधित धर्म मंत्री भी मान लेना कि हाँ भी धर्म को तो प्रभुत्व बढ़ाने वाले थे, और फिर विदेश मंत्री होते तो भी मान लेना, कुछ ऑप्शन दिया जाता कुछ भी मान लेना। ये दोनों भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीवाने रिसालत, फिर दीवान रिसल्ट हो गया ना, और दीवान हिंसा हो गया, और फिर दीवान ए मतलब कि अर्ज हो गया, दीवान ए विजरत हो गया। ये सारे हो गए ना, इस प्रकार ये सारे इतने कंप्लीट हो गई। और एक और है जिन्हें मतलब कि बरीद ए मुमालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बरीद ए मुमालिक कहते हैं। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। अब कितने हो गए देखते हैं। दीवाने विरज विजरत 1, ये 2 नंबर। दीवाने अर्ज, सैन्य प्रशासन 3 हो गए ना, और दीवाने इंसा ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। दीवाने रिसालत ये 4 नंबर, और बरीद ए मुमालिक ये 5 नंबर। ये 5 हो गए है ना। इस प्रकार 5 इनके प्रकार के जो किया थे नियम वगैरह, मतलब कि 5 तो के प्रधान थे है ना। 5 विभाग थे, महत्वपूर्ण ये विभाग है। और वजीर में क्या होता था, मतलब बरीद के अंदर बरीद प्रमुख था। कौन था? बरीद प्रमुख था। इसका काम क्या था? समाचार पत्र। क्या काम था? समाचार पत्र। आज के समय में हम कहते हैं मीडिया, जो मतलब कि केंद्र से संबंधित जो भी केंद्र नियम वगैरह बनाती है, कानून बनाती है, वो जनता से मतलब कि परिचित होते हैं, जनता को बताते हैं सरकार ने ये कानून बनाया, ये नियम बनाया, ये धारा हटाई है, ये धारा जोड़ी है, इसमें संशोधन किया है, सारी बात बताते हैं ना। उसी प्रकार इसमें भी जो जानकारी देने वाले थे, वो समाचार पत्र की जानकारी देने वाला थे, वो थे बरीद। कौन थे? बरीद थे। ये बात आपको वेरी वेरी बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे सदस्य जो विभाग है ना, विभाग के जो अध्यक्ष, और विभाग कौन से थे, और विभाग के अध्यक्ष कौन से थे है ना, मतलब अध्यक्ष कौन थे। ऐसे मतलब अधिकारी और कार्य कौन से इसके अधिकारी थे और कौन से इसके कार्य थे। मतलब कि स्थापना जो जगह के आधार पर है ना, जगह किस प्रकार की थी, मतलब कि सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी या विभाग, सल्तनत काल में प्रमुख अधिकारी कौन से थे और विभाग कौन से थे, उसके बारे में देखते हैं। हटा दूँ, देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सल्तनत कालीन अधिकारी, अधिकारी वह कार्य। अब क्या मतलब कि अधिकारी कौन था और इसके अंदर कार्य क्या था, वो बात ध्यान होनी चाहिए। अधिकारी में एक अधिकारी था मुशरीफ। कौन था? मुशरीफ है ना। मुशरीफ कौन था? मुशरीफ था। अब मुशरीफ का क्या काम था? मुशरीफ ए मुँह मालिक ना, मुशरीफ ए मुँह मालिक, मुशरीफ ए मुँह मालिक सल्तनत कालीन अधिकारी एवं कार्य। इसका क्या कार्य था? ये मतलब कि जो प्रांतीय प्रधान था, क्या था? मतलब प्रांतीय प्रधान था, जो मतलब कि लेखा जोखा रखता था। क्या था? प्रांतीय प्रधान, प्रांतीय प्रधान लेखा जोखा रखता था, लेखा जोखा रखता था कि भाई हाँ भाई इस जो ये अधिकारी है इनको इतने पेमेंट देने हैं, और वो अधिकारी उसको इतने रुपए देने हैं। ये मतलब कि लिखता था कि भाई हाँ उसको इतने पेमेंट दिए, वहाँ वो क्षेत्र है वहाँ पर इतने पेमेंट मिल रहे हैं, वो इतने घोड़े रखते हैं। ये सारा काम किसके पास था? प्रांतीय प्रधान के पास में था। लेकिन एक और था। कौन था? मुस्तफी ए मुँह मालिक। कौन था? मुस्तफी ए मुँह मालिक। उसका क्या काम था? 2 नंबर, मुस्तफी ए मुँह मालिक।
है ना। अब ये क्या काम करता, ये जो भी नियम मतलब कि ये किसी भी जो पेमेंट वगैरह रखता था कि हाँ भाई उसको कब पैसे देना है, उसका लेखा जो इतने रखता है, वहाँ पर भूमि वगैरह इतनी कर टैक्स वगैरह आया था। और लेकिन ये ध्यान रखता है कि ये चुट्टा कहीं का कहीं सही बात है, ये गलत है भाई, ये जो काम कर रहा है ये गलत है सही है, ये मतलब कि ध्यान रखता था, है ना। ये कौन रखता था, मुस्तफ़ ये मुँह मालिक, जो लेकर मतलब बजट का ध्यान रखता था, बजट का ध्यान रखता था, रखता था। आई बात समझ में, मुस्तफ़ ए मुँह मालिक इसका काम ये था, है ना। फिर एक और था मजूमदार, कौन था तीसरे नंबर पर, मजूमदार, म जू म आ द रे, मजूमदार। अब इसका क्या काम था, मजूमदार का, मजूमदार का ये काम था, मजमू आदार, है ना, मजमू मज मजूम नहीं है, मज मु आ दार है, मजमू आदार। अब ये क्या काम होता है था, ऋण के संबंधित है ना, ऋण का ध्यान रखता था। जितने भी किसी को भाई चाहिए कि भाई किसी कोई अपना खेत घर पर लोन उठा रहा है और कोई अपना खेत पर लोन उठा रहा था, ये सब ऋण दे देता है किसी भी, है ना। जो किसान वगैरह रहते हैं, आज के जो किसान जो पैसे लेते हैं ना सरकार के पास थे कि भाई हाँ भाई मुआवजा लिया है, फिर और भी जैसे आप जब भी सरकार जो माफ़ करते हैं ना, कर माफ़ करते हैं, हाँ भाई इसके जो कर्जा माफ़ करते हैं, किसानों ने कर्जा ले रखा ना, वो किसान लेते थे, वो जो मजूम आधार से लेते थे, किससे, मजूम आधार से कर्जा लेते थे, मजूम आधार से, ऋण का, है ना, ऋण का काम, है ना, ऋण का काम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कर्जा देने वाला, कौन, कर्जा देने वाला, ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए, मजूमा आधार, है ना। मजूमा आधार के बाद में कौन था, खजीन था, कौन था, खजीन, 4 नंबर पे खजीन। अब इसका क्या काम था, खजीन का कोषाध्यक्ष, यानी कि थारो मतलब कि सारो बजट वगैरह था ना, जो मतलब बैंक आज क्या है, बैंक आरबी बैंक, जो ये पहला आरबी बैंक था, कौन था, मतलब इस नाम से जो इनके पास पावर होती है ना, उसकी इसके पास थी, खजीन के पास, है ना, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, है ना, जिसकी आज की बात मतलब जिसके आज की भाषा में क्या कहते हैं, RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का अधिकारी, है ना, बैंक का अधिकारी, कोषाध्यक्ष। आप मतलब कि अब सोचते हैं कि याद ऐसे याद नहीं होगे, सारे याद हो जाएंगे ना, अपनी जो रियलिटी के अंदर आज के जो जितने भी आज के जो पद है ना उससे संबंधित जो ये सारा वही एक ही है, बाहर कोई दूर नहीं है, खजीने, कोषाध्यक्ष, है ना। जैसे RBI एक बैंक का अधिकारी बोलते हैं ना, RBI बैंक का अधिकारी। फिर होता है मतलब कि फिर होता है अमीर अकबर, कौन आता, अमीर अकबर, 5 नंबर पे, अमीर ए आखुर, अमीर अखुर क्या होता है, हाँ? अमीर ए आखुर ये एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब कि हर क्षेत्र में ध्यान रखता था, अमीर आखुर। अमीर आखुर का कार्य भी एक अलग प्रकार का था, जो घोड़े वगैरह होते हैं ना उसका जो प्रधान था, अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान, है ना। अब इसका काम यही था, नाट्यशाला का प्रधान था अमीर याकूर, और ये मतलब कि घोड़ों को जो पेशन वगैरह देना, है ना, जो मतलब कि घोड़ों के अधिकारी को, घोड़ों के अधिकारी, है ना, अधिकारी को वेतन वगैरह देना, वेतन देना, ये सारा अमीर आखुर का काम था। किसका काम था, अमीर आखुर का काम था। और इसके जो अलावा था ना वो मुहत रीक था, कौन था, मुहत रीक, 6 नंबर पर, मुहत रीक, इसका क्या काम था, इसका काम था नैतिक नियम, है ना, नैतिक नियम, नैतिक नियम बनाना, क्या बनाना, नैतिक नियम। भाई जो नैतिक नियम होता है ना, कानून वगैरह बनाते हैं, नैतिक से संबंधित नियम बनाते हैं, है ना। और जैसे अभी आप जो नैतिक समझते हैं, मतलब कि नैतिक नियम जो कानून के संबंधित काम करते हैं और जनता के कल्याण के काम करते हैं, वो मुवत रीक करता था, कौन करता था, मुवत रीक करता था।
और इसके बाद जब वकील है, एक दूसरा जो अधिकारी था 7 नंबर पर है ना, 7 नंबर पर था वकील ए दर। कौन सा था? सॉरी, वकील ए दर। कौन सा? वकील ए दर, 7 नंबर पर वकील ए दर। अब इसका क्या काम था? वकील ए दर का, वकील ए दर, इसका काम ये था कि भाई जो भी राजा है और राज परिवार है उनके बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, कि हाँ इसके संबंध अच्छे हैं, इसके संबंध खराब है, उसके बारे में जो ध्यान रखता था, है ना, जो नियम वगैरह कानून वगैरह से मतलब कि जो बनाते थे ना, वो वकील ए दर का काम था। राजा व परिवार के संबंधित, है ना, परिवार के संबंधित थे, परिवार के संबंधित वकील ए दर। ये हो गया अभी परिवार के संबंधित, है ना, हो गया ना। और अब परिवार के संबंधित ये हो गया, है ना। और अभी जैसे 8 नंबर पर देखा जाए तो अमीर हाजिम, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अमीर हाजिम, है ना, ये भी कम नहीं था, बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति मतलब कि अधिकारी भी था। अमीर ए हाजिम, अमीर हाजिम। अब अमीर हाजिम जब इसका जो काम था ना, वो मतलब कि दरबारी शिष्टाचार, जो दरबारी के अंदर जो दरबार होता था ना, उसके अंदर जो शिष्टाचार का काम करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, जो पद के लेवल में काम करते थे, वो अमीर हाजिम का काम था। किसका काम था? अमीर ए हाजिम का काम था। और इसके बाद में देखते हैं, हम देखें विभाग और फिर कार्य एवं राजा। किस प्रकार के विभाग थे, किस प्रकार के काम थे, किस प्रकार के राजा थे, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महत्वपूर्ण विभाग, है ना, विभाग व कार्य तथा राजा। विभाग कौन से थे? विभाग के अंदर रहता है भाई अच्छे अच्छे विभाग कौन बने थे, और फिर इसके अंदर कार्य भी थे, ये कौन से अच्छे राजा काम करते थे, है ना। भाई अच्छे काम भी होते हैं, राजा भी अच्छे काम करते हैं, हर प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं राजा। और पहला जो था, जो अधिकारी राजा था, है ना, जो पहला जो विभाग था वो दीवान ए मुक्त राज था। दीवान ए मुक्त खराज, दीवान ए मुक्त खराज हो गया ना। और कार्य थे ना, वो कार्य एक था कि प्रांतीय मतलब प्रधान था। क्या था? प्रांतीय प्रधान, जो लेखा जोखा रखते हैं, इससे संबंधित ये भी था, दीवान ए मुक्त खराज, प्रांतीय क्षेत्र काम, प्रांतीय संबंधित काम। और इसने किसने लागू किया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन ने, इतने ठीक है। और इसके बाद में था 2 नंबर पे, है ना, क्योंकि ये भी जो दीवान मुक्त खराज था, इसने भी ये लागू कर दिया ना, दीवान मुक्त खराज। और फिर दीवान आगे था, वो दीवान था इमारत। कौन सा? दीवान इमारत, दीवान इमारत। इसने भी किसने लागू किया था? अलाउद्दीन ने। किसने लागू किया था? अलाउद्दीन ने, दीवान इमारत। इसने भी यही लागू किया था। और ये काम करता लोक निर्माण के संबंधित काम। क्या करता था? लोक निर्माण से संबंधित आई बात समझने, दीवान इमारत। और फिर 3 नंबर पर दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ किसने लागू किया था? जलालुद्दीन ने। किसने? जलालुद्दीन ने, दीवान ए वकूफ। इसने क्या? जलालुद्दीन ने, क्योंकि जलालुद्दीन ने बोला भाई मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना, मैं भी कुछ काम करूंगा। और इसने राजा ने भाई सामंत बोला ठीक है आप काम करो, तो इसने जो लागू किया था वो दीवान वकूफ लागू किया था, जलालुद्दीन ने।
और इसका जो काम था वो व्ययों के कागजों से संबंधित काम था। क्या था? व्ययों से कागजातों से संबंधित था। और 4 नंबर पे दीवान ए अमीर खोई है ना, अमीर कोई। और दीवान अमीर को किसने किया था लागू? मोहम्मद बिन तुगलक के दीवान अमीर कोई। और फिर दीवान ए सही नहीं लिखा है, दीवान ए इस्तिहाक ये किसने लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। ये थे आपके महत्वपूर्ण विभाग, हो गए नहीं विभाग। अब इसके अलावा विभाग थे, महत्वपूर्ण थे, ये विभाग हो गया। अब इसके अलावा कोई आपके विभाग नहीं था। और जो इसका जो काम था वो पेंशन से संबंधित काम था। किसके? इस्तियाक, दीवान इस्तियाक का काम पेंशन से संबंधित थे। और इसका काम था वो माल गुजारी था। क्या काम था? माल गुजारी, है ना, माल गुजारी। यानी कि इसका जो काम था माल गुजारी के संबंधित थी कि भाई माल गुजारी व्यवस्था होती है वो ठीक प्रकार से चलाना, है ना। और फिर जो बंजर भूमि होती है ना, कि भाई जो बंजर भूमि होती है, मान लीजिए बंजर भूमि ये जो जमी हो गई, और यहाँ पर मान लीजिए भाई 10-20 साल 50 साल हो गए खेती नहीं हो रही है, तो फिर अब ये काम क्या भाई, मतलब कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि जो बंजर भूमि है ना, वहाँ पर एक कानून बनाते हैं दीवान अमीर कोई, है ना, वो क्या करेगा, वहाँ पर ध्यान रखेगा कि जहाँ पर बंजर भूमि है ना, वहाँ पर जो एक खेती करने योग्य भूमि बनाएगा। क्या बनाएगा? खेती करने योग्य भूमि बनाएगा। अतः ऐसे मतलब इन्होंने भूमि बनाई थी, ऐसी बात भी नहीं है इन्होंने भूमि हाँ रियलिटी में भूमि बनाई थी, है ना। ये इसका काम हो गया। फिर आते हैं दास एवं कारखाने। क्या आते हैं? दास। ये मतलब कि विभाग खत्म हो गए, ठीक है ना। अब कोई विभाग नहीं, अब अलग अलग सिस्टम है, अब अलग दूसरा है। दास वगैरह के बारे में बात करेंगे। दास व कारखाने। अब ये क्या होता है? 7 दास एवं कारखाने ये थे जो दासों के संबंधित थे। हर प्रत्येक राजा वो अपना दास रखता था और विभिन्न प्रकार के कारखाने बनाते थे। और जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय आपको पता है 36 कारखाने थे। कितने? 36 के संबंधित कारखाने थे। इतने मतलब कारखाने थे। कारखाने भी मिलते हैं, दासा भी मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के दासों की संख्या थी। यानी जितने अधिक से अधिक दास रखते थे वो दास रखते थे। और कभी दास है ना मुक्त होते थे ना, वो सुल्तान भी बन सकता था। दास जब वहाँ से मुक्त होता ना तो सुल्तान भी बन सकता था, है ना। ये देखते हैं जब गुलाम वगैरह देखते वो सारे दास ही थे ना, बने थे ना। सुल्तान बलबंद हो गया, इल्तुतमिश हो गया था, है, वो सारे दास ही थे। इस प्रकार ये दासों कारखाने हो जाते हैं। फिर आता है एकता प्रथा। कौन से आते हैं? एकता प्रथा। और एकता शब्द है वो अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का। और इसने लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने। और इसका खत्म किसने किया था? खत्म अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का नहीं कि एकता प्रथा ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? क्योंकि हम एकता जो एकतादार होते हैं उनको नियुक्त करते हैं कि भाई आप जो ना आपका काम जानो। वो फिर काम क्या करते हैं? वो वहाँ पर जो किसान वगैरह थे, गरीब थे, उनसे क्या कसी जो मतलब कि कर अधिक वसूल कर लेते हैं। और अधिक कर वसूल करके अपने पास रख लेते हैं। और उनमें से थोड़ा सा हिस्सा क्या है, अधिक इतना आप अपने पास रखते हैं। और खर्चा निकलता है, जो खर्चा इनका आता है वो इतना आता है, लेकिन ये मुनाफा इतना कमाते हैं। कौन? इक़्तिदार। फिर ये राजा के पास एक तो मिलता कम है और किसान है वो राजा से नाराज होते हैं, तो नुकसान डबल होता है ना। एक तो जनता है वो राजा से प्रेम नहीं करती है, और दूसरी बात है जनता वो राजा से नाराज रहती है कि भाई अन्न वगैरह इन किसानों के पास नहीं रहता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा की व्यवस्था ही खत्म कर दी थी। और बलबन ने इसी विषय पर ध्यान दिया था, एकता प्रथा पर। और फिर हुलिया दागना, सामंतों को भी रोकड़ पैसे देना। अलाउद्दीन ने रोकड़ पैसे देना शुरू कर दिया था। और हुलिया पर दागना शुरू कर दिया था, दाग लगाना शुरू कर दिया था घोड़ों पर। और हुलिया जो लिखना शुरू कर दिया था। ऐसे विशेष प्रकार के जो नियम वगैरह बनाए थे जो इसके संबंधित थे। किसके? इक़्तिदारों के संबंधित थे।
और इक्तदार दिए, जो छोटे इक्ते थे उनके इक्तदार कहते थे। और प्रांतों के संबंधित थे, प्रांत में थे, प्रांत से मतलब जिलों के संबंधित थे। फिर सिक्के होते थे जो गाँवों के संबंधित थे, है ना, सारे इस प्रकार के थे। दास कारखाना युक्ता प्रथा के संबंधित थी, अरबी भाषा में जो शब्द था और अरबी भाषा से लिया गया युक्ता प्रथा, आई भाषा में। और इसके जो आगे हैं वो है मतलब कि प्रांतीय कार्य, क्या है, प्रांतीय प्रशासन, हो गया ना। आगे है प्रांतीय प्रशासन, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन क्या था, प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांत था ना, जो राज्य था वो प्रांत में विभाजित था, किसमें था, प्रांतों में। भाई राज्य है ना, राज्य ऐसे लिखते हैं, राज्य किसमें था, प्रांतों में, किसमें था, प्रांतों में। प्रांत किसमें थे, सिक्कों में, ऐसे में। हाँ, सिक्कों किसमें थे, गाँव में, गाँव में थे ना। गाँव के आदमी को क्या कहते थे, चौधरी, क्या कहते थे, चौधरी। और खुतन, है ना, चौधरी, खुतन जो ग्राम प्रधान है ना, ग्राम का प्रधान, प्रधान कहते थे ना। और सिख थे वो जिला स्तर पर थे, है ना, जिला स्तर पर थे। और प्रांत थे जो अलग बने राज्य स्तर पर थे ना। प्रांत क्या थे, जलीय मतलब कि राज्य स्तर पर थे। और गांव होता था ना, गांव को अलग जो कुल मिला के 100 से अधिक गांव होते ना, उसको क्या कहते थे, 100 से अधिक गांव को शहर कहते थे, क्या कहते थे, शहर, है ना। इस प्रकार शहर कहते थे, हाँ ये जिला है। फिर प्रांत क्या हो गए थे, राज्य हो गए थे, हो गए ना राज्य। और फिर जो राज्य एक राज्य स्टेट लेवल का होता है, राज्य का मतलब होता है देश, क्या होता है, देश। ये इस प्रकार की प्रक्रिया थी इसके अंदर, प्रांतीय प्रशासन के अंदर थी। अब इसके जो बाद में आता है वो केंद्रीय प्रशासन आता है। क्या आता है, केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन के अंदर क्या होता है, जैसे सैन्य जो कार्य होते हैं, है ना, और सैन्य कार्य भी होते हैं, जैसे भी अलग अलग प्रकार के जो सेना, कौन से सेना किस प्रकार रखते थे उसके बारे में बातचीत है। फिर उद्योग एवं कारखाने आ जाते हैं, वो सारी की सारी डिटेल हम बात करेंगे अगली क्लास में। क्लास लंबी बन गई है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।